सवाल नंबर 1, चीन भारत के सैटेलाइट उड़ाने की साजिश क्यों कर रहा है? दरअसल हाल ही में एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि चीन ने भारतीय सैटेलाइट पर कई बार हमले किए हैं। ये हमले सैटेलाइट नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसका कंट्रोल हासिल करने के लिए किए गए थे। किसी सैटेलाइट को ख़त्म करने के कई तरीके होते हैं। आइए समझते हैं कि सैटेलाइट वारफेयर क्या भला है। दरअसल एंटी सैटेलाइट वेपन वो हथियार होते हैं जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए किया जाता है। भारत के अलावा अमेरिका, रूस और चीन ने ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल टेस्ट किए हैं। भारत ने पिछले साल मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट का टेस्ट किया था। आमतौर पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल में एक किल व्हीकल होता है जिसका अपना गाइडेंस सिस्टम होता है। मिसाइल जैसे ही वायुमंडल से बाहर निकलती है, किल व्हीकल अलग हो जाता है और टारगेट की तरफ बढ़ता है। किसी विस्फोटक की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसकी रफ्तार ही सैटेलाइट के टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफ़ी है। अभी तक किसी देश ने दूसरे देश के सैटेलाइट को नष्ट नहीं किया है। अगर किसी देश ने ऐसा किया तो शायद दुनिया पहली बार अंतरिक्ष में युद्ध होता हुआ देखे। दरअसल दुनिया के कई देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा ऐसी है कि वे हैकर्स के इस्तेमाल कर सैटेलाइट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र हैकर का खतरा अलग से है। इसमें हैक कहां से हुआ यह पता लगा पाना बेहद मुश्किल होता है। हैकिंग के बाद सैटेलाइट को बंद किया जा सकता है, सिग्नल जैम किए जा सकते हैं। कुछ सैटेलाइट में स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए स्टेटस होते हैं। अगर हैकर ऐसे किसी सैटेलाइट को कंट्रोल कर ले तो भयंकर नतीजे हो सकते हैं। फिर उस सैटेलाइट को किसी दूसरे देश के सैटेलाइट से टकराकर युद्ध की भूमिका बनाई जा सकती है। हैकर्स उसे धरती की तरफ भी मोड़ सकते हैं या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी निशाना बना सकते हैं। दरअसल किसी देश के प्रमुख सैटेलाइट को उड़ाने या कंट्रोल करने से उसकी पूरी व्यवस्था को पंगु किया जा सकता है। फ़ोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट यूज़ होते हैं। सेनाएं भी सैटेलाइट के डाटा पर बहुत निर्भर होती है। यानी अगर किसी देश के सैटेलाइट को टारगेट किया जाए तो उसकी पूरी संचार व्यवस्था ध्वंस की जा सकती है। अगर एक देश के सैटेलाइट को हैक कर दूसरे देश के सैटेलाइट से टकरा दिया जाए तो उन दो देशों के बीच युद्ध की भारी संभावना बन सकती है। सवाल नंबर 2, भारतीयों की 16 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा क्यों है? दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी है कि दुनिया के 16 ऐसे देश हैं जहां की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट धारक भारतीयों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। इन देशों में नेपाल, मालदीव, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। सरकार ने बताया कि 43 देश वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा प्रदान करते हैं और 36 देश भारतीय साधारण पासपोर्ट धारकों को ई वीज़ा सुविधा प्रदान करते हैं। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ईरान, इंडोनेशिया और म्यांमार उन देशों में है जो वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा प्रदान करते हैं और श्रीलंका, न्यूजीलैंड और मलेशिया उन 26 देशों के समूह में है जिनके पास ई वीज़ा सुविधा है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से भारतीयों को वीज़ा मुक्त यात्रा, वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा सुविधा प्रदान करने वाले देशों की संख्या बढ़ाने के प्रयास कर रही है। सवाल नंबर 3, DRDO ने किया स्वदेशी ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण। दरअसल भारतीय सेना को एक नई ताकत मिली है। भारत ने अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का उड़ीसा के बालासोर में सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का फ्लाइट टेस्ट मंगलवार को किया। भारतीय सशस्त्र बलों को अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का काफ़ी लाभ मिलेगा। दरअसल अभ्यास ड्रोन एक छोटे से टर्बाइन इंजन पर काम करता है। यह MEMS नेविगेशन सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के सहारे चलता है। अभ्यास को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए तैयार किया गया है। अभ्यास ड्रोन में EPE से बना परिवहन और भंडारण के लिए एक बॉक्स है। इसके अंदर एक क्रॉस थिंक पॉलीथीन फोन सामग्री है। इस पर मौसम, तरल बूंदे और कंपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल DRDO ने अभय को एक नई लाइन छोटे गैस टर्बाइन इंजन पर डिज़ाइन किया है। यह डिवाइस स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम पर आधारित प्रणाली है। इसका प्रयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। DRDO ने इसे खास तरह से डिज़ाइन किया है। पूरे ढांचे में 5 मुख्य हिस्से हैं जिसमें नोचकोन, इक्विपमेंट बे, ईंधन टैंक, हवा पास होने के लिए एयर इंटेक बे और टेल कोन है। सवाल नंबर 4, कृषि विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल इससे पहले हम आपको बताते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ क्या है, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है।
दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत में की जाती है, ताकि उत्पादन यानी किसानों को इस बात की गारंटी प्रदान की जा सके कि देश में कितना भी अधिक खाद्यान्न उत्पन्न हो जाए, किसानों को उनकी फसल का एक निश्चित मूल्य मिलेगा। इस प्रकार एमएसपी किसानों को अधिक फसल बुआई के लिए प्रेरित करता है। अब हम आपको बताते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण का उद्देश्य क्या है। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलिए के शोषण से बचाकर उनकी उपज का अच्छा मूल्य प्रदान करना है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज की खरीद करना है। यदि किसी फसल का अत्यधिक उत्पादन होने या बाजार में उसकी अधिकता होने के कारण उसकी कीमत घोषित मूल्य की तुलना में कम हो जाती है, तो सरकारी एजेंसियां किसानों की अधिकांश फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेती है। अब हम आपको बताते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे तय किया जाता है। दरअसल कृषि लागत और मूल्य आयोग रबी और खरीफ फसलों के एमएसपी को तय करते समय कई कारकों को ध्यान में रखता है। यह कारक है उत्पादन लागत से कम 50% अधिक मूल्य तय करना, मांग और आपूर्ति, इनपुट की कीमतों में बदलाव, इनपुट आउटपुट मूल्य समता, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, बाजार की कीमतों का रुझान, किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों और उनके द्वारा भुगतान की गई कीमतों के बीच समता, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति आदि। अब हम आपको बताते हैं कि बिल का विरोध क्यों हो रहा है। इसके कई कारण। नंबर 1, कृषि संबंधी 2 विधेयक को रविवार को राज्यसभा में मंजूरी दे दी गई है। इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर होने के साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा। जिन विधेयकों को मंजूरी मिली है उनमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 शामिल है। नंबर 2, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के तहत किसान या फिर व्यापारी अपनी उपज को मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से आसानी से व्यापार कर सकेंगे। नंबर 3, इस बिल के अनुसार राज्य की सीमा के अंदर या फिर राज्य से बाहर देश के किसी भी हिस्से पर किसान अपनी उपज का व्यापार कर सकेंगे। इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। मंडियों के अलावा व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट पर भी बिजनेस करने की आज़ादी होगी। बिचौलियां दूर रहे, इसके लिए किसानों से प्रोसेसर, निर्यातों, संगठन, रिटेलरों का सीधा संबंध स्थापित किया जाएगा। नंबर 4, भारत में छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा है। करीब 85% किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। ऐसे में उन्हें बड़े खरीदारों से बात करने में परेशानी आती थी। इसके लिए वह या तो बड़े किसान या फिर बिचौलिए पर निर्भर होते थे। फसल के सही दाम सही वक्त पर मिलना संभव नहीं होता था। इन विधेयकों के बाद वह आसानी से अपना व्यापार कर सकेंगे। नंबर 5, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक किसानों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातों से सीधा जोड़ता है। यह कृषि करार के माध्यम से बुआई से पूर्व ही किसान को उपज के दाम निर्धारित करने और बुआई से पूर्व किसान को मूल्य का आश्वासन देता है। किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेचेंगे। देश में 10,000 कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे। नंबर 6, नए बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को नहीं हटाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देकर यह आश्वासन भी दे चुके हैं कि एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन बाहर की मंडियों को फसल की कीमत तय करने की इजाज़त देने को लेकर किसान आशंकित हैं। नंबर 7, किसानों की इन चिंताओं के बीच राज्य सरकार खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। नंबर 8, कृषि सुधार के विधेयक को लेकर मचे घमासान के बीच सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया है। बिडनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने यह मंजूरी दी है। किसानों की चिंता को देखते हुए 1 महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी गई थी। सरकार ने एमएसपी में 50 रुपये से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की है। किसानों से उनके अनाज की खरीदारी में एफसीआई व अन्य सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर काम करेंगी।